अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज, खैरियत से हैं आप? बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक मल्टी सेकंड लगेगा और आप ये नेक काम सर अंजाम दे देंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज, खैरियत से हैं? आज हम बात करते हैं बदलते हुए आलमी तनाजुर में हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी। हम देखते हैं कि मोदी साहब बहुत एग्रेसिवली अपने दफ्तर ख़ारजा के साथ मिलकर जयशंकर साहब की जो उनके थिंक टैंक हैं आलमी अमूर पर, उनकी स्वाबदीद पर चल रहे हैं। और उनका एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड भी है जिसमें इनके एक्स सीनियर डिप्लोमेट हैं राघवन साहब, वो भी इनकी सरपरस्ती कर रहे हैं और मोदी साहब को गाइडलाइन दे रहे हैं। और एक नए हिंदुस्तान को शेप अप करने की कोशिश की जा रही है और इसमें उसके तेज़ी से बदलते हुए और तरक्की करते हुए हिंदुस्तान को उसके आबादी के हिसाब से, उसकी तारीख़ी हैसियत के एतबार से एक नया मकाम देने की कोशिश कि जिसके लिए वो समझते हैं कि वो अहल है। जबकि हिंदुस्तान बहुत तेज़ी से अपने इर्द गिर्द के पड़ोसी भूटान, चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका से दूर होता जा रहा है। और इनकी डिप्लोमेसी में सेंट्रल एशियन स्टेट के ममालिक ईरान और फार ईस्ट में लाइक क्वाड में इनकी शिरकत, ब्रिक्स में इनकी शिरकत, G20 में इनका रोल, SCO में इनका रोल। तो हिंदुस्तान इस बदलते हुए पिछले 15-20 साल में काफ़ी कुछ उम्मीदें लगा के बैठा है। और चूँकि दुनिया भर में पिछले 10 साल में माशी कसाद बाज़ारी रही और चाइना के अलावा हम नहीं देखते कि किसी इकॉनमी ने सस्टेनेबिलिटी का मुजाहरा किया हो, तो हम उसके मुकाबले में, चाइना के मुकाबले में फ़कत हिंदुस्तान को थोड़ा सा फलते फूलते देख रहे हैं। ये अलग बात है कि हिंदुस्तान की तरक्की में चाइना का रोल नाकाबिले यकीन हद तक नुमायाँ है और जिसको चाहने के बावजूद कट डाउन नहीं कर सकी इंडियन डिप्लोमेसी। और इनकी ख्वाहिश थी कि कोविड के बाद हिंदुस्तान चाइना के ऊपर जो और उसके रॉ मटेरियल पे जो उसकी डिपेंडेंसी थी उसको कम से कम करना था। 200 के लगभग चाइनीज़ कंपनीज को कंटेन किया गया हिंदुस्तान में और कोशिश की गई कि उनका रोल कम से कम या ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन ये तमाम ख्वाहिशें रहीं और हम देखते हैं कि कोविड से पहले कोई लगभग $80 बिलियन की इकॉनमी इनकी थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जिसमें वाज़े तौर पर चाइना की जो एक्सपोर्ट्स थी इनटू इंडिया वो बहुत ज़्यादा नुमायाँ और ज़्यादा थी बनिस्बत हिंदुस्तानी एक्सपोर्ट्स इनटू चाइना के रिलेटिवली। फिर हमने देखा कि जैसे ही मोदी साहब ने ये ऐलान किया तो अगले साल ये ट्रेड $80-82 बिलियन से बढ़कर 127 बिलियन पर पहुंच गई। मतलब हिंदुस्तान की मार्केट चाहे भी तो अपनी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर से ख़त्म नहीं कर सकता। ये एक हकीकत है और अभी हिंदुस्तान को इस मामले में समझा जा रहा है कि यूरोप, ग्लोबल नॉर्थ, अमेरिका जो अपने ख़िते में एक लीडिंग रोल अदा कर रहे हैं, वो हिंदुस्तान को ग्लोबल साउथ में चाइना के बराबर खड़ा करने या एटलीस्ट उसके सामने खड़ा होने के लिए टेक्नोलॉजी और दीगर उनको सहूलतें मुहैया करना चाहते हैं। और इसके बदले में क्या चाहते हैं, ये एक बहुत गहरी बात है जिसके ऊपर हम देखते हैं कि हिंदुस्तान के थिंक टैंक्स बहुत खामोशी से आगे बढ़ रहे हैं और वो जानते हैं उनकी वल्नरेबिलिटी इस मामले में किस हद तक वाज़ेह है। हम देखते हैं कि पिछले दिनों राघवन साहब इंटरव्यू दे रहे थे तो उन्होंने कहीं कहा कि अगर हिंदुस्तान से चीन ताल्लुकात में बेहतरी चाहता है तो उससे सॉलिडली अपने तौर पर बहुत वाज़ेह इक़दाम उठाने होंगे ताकि हिंदुस्तान को यकीन आ सके कि चाइना अपने इरादों में नेक नीयत है। ये राघवन साहब, ठीक है, आप जब एक्टिव
डिप्लोमेट थे तो आपकी सोच और असलूब चाणक्य बेस्ड थी, लेकिन अब आप एक एडवाइजरी बोर्ड में आ गए हैं, यहाँ आपको थोड़ा रियलिस्टिक होना पड़ेगा, वरना आप अपनी सिक्योरिटी के इश्यूज़ को एड्रेस नहीं कर पाएंगे। यहाँ देखना यह है कि चीन से इस तरह की बात करना दरअसल हकायक से नज़रें चुराने वाली बात है। हकायक ये है कि पिछले सालों में हम देखते हैं कि चीन ने 2 से 3 बार अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेजा, अपने डिफेंस मिनिस्टर को भेजा, चाइनीज़ प्रेसिडेंट खुद भी आए और उनका वाज़े तौर पर उनकी जो मुज़ाकरात की बुनियादें थीं और इससे पहले सेक्रेटरी लेवल पे या एडवाइजरी लेवल पे या मिलिट्री लेवल पे जो बातचीत होती रही, उसका मकसद यही था कि ताल्लुकात को किस तरह डिसएंगेज किया जाए और एस्केलेशन को किस तरह दोनों ममालिक बतदरीज कम करें और नॉर्मलिटी की तरफ, नॉर्मल हालात की तरफ बढ़ें। जबकि राघवन साहब का कहना यह है कि अगर चाइना को हिंदुस्तान के अमेरिका की तरफ बढ़ते हुए ताल्लुकात पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने अमल से साबित करे कि वो चाइना से बेहतर ताल्लुकात चाहता है, ताकि वो हिंदुस्तान वाज़े तौर पर अमेरिका की तरफ रुजू ना कर। ये वो मुतालबा है जो कोई अकल से पैदल आदमी ही कर सकता है। जयशंकर जानते हैं कि इस मद में चाइना ने पैदर पे काफ़ी कोशिशें की कि किसी तरह वो सूरत हाल पैदा ना हो कि हिंदुस्तान और चीन में बराह रास्त मखासमत हो। चीन की एक बहुत वाज़ेह पॉलिसी है जो आज की नहीं है, वो है वन चाइना। चीन एक्सपेंशन की आइडियोलॉजी उसकी बिल्कुल नहीं है। हम देखते हैं कि लेकिन चीन वन चाइना के मामले में नॉन निगोशिएबल है। ताइवान का मसला हो, साउथ तिब्बत का मसला हो, और इन मुद्दों में साउथ तिब्बत की तरफ जो हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी रही वो चीन को कतई पसंद नहीं है, और उसके जवाब में चीन के इक़दामात यकीनी थे और इसको कोई ऑफेंसिव भी नहीं समझना चाहिए। हम देखते हैं कि यूरोप और अमेरिका जो चाहते हैं कि ग्लोबल साउथ में मैदान एशिया पैसिफिक में चाइना के लिए खाली है, तो वो चाहते हैं कि वहाँ पर हिंदुस्तान को खड़ा किया जाए किसी तरह चीन के सामने, और ऐसी सूरत हाल बनाई जाए कि काउंटर किया जा सके। जिस तरह नॉर्थ में वो नेटो के बारे में बाइडन फरीद ज़िक्रिया के प्रोग्राम में कह रहे थे कि नेटो के ऊपर हमारी पॉलिसी जो है ओपन गेट पॉलिसी है, मतलब कोई आना चाहता है तो हमारे अपने क्वालिफाइंग पॉइंट्स हैं उनको हासिल करे और हमारे अंदर शामिल हो जाए। दूसरी तरफ साबिका सोवियत ममालिक को नेटो की ऑफ़र देना, रूस के पड़ोस तक तोसी करना, ये एक्सपेंशन, ये वो मुद्दा है जिसके ऊपर यूक्रेन की जंग निर्भर कर रही है। यूक्रेन की मेंबरशिप जो कि अब जो सेशन हो रहा है उसमें बहुत ही क्रिटिकल है कि यूक्रेन को नेटो का बाकायदा मेंबर बनाया जाएगा। तो इसके बाद हम देखते हैं कि स्वीडन की बारी है, तो बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ और मामला आगे जाने वाले हैं। 16-17 को समिट होनी है इनकी जुलाई में नेटो की, और उससे पहले यूक्रेन रशिया जंग में शिद्दत भी पैदा हो चुकी है, और बावजूद इसके कि यूक्रेन को तमाम वसाइल मुहैया किए गए, लेकिन यूक्रेन बुरी तरह हार रहा है। और नेटो ममालिक अब ज़ेलेंस्की से तकाजा कर रहे हैं कि वो कुछ नताइज दें। हिंदुस्तान को हम देखते हैं कि जयशंकर के इस तैयार किए हुए दूल्हे जिसका नाम मोदी है, ये मोदी साहब हिंदुस्तान को भरपूर तैयार किए बैठे हैं कि वो ग्लोबल साउथ में नेटो की मेंबरशिप हासिल करें, और क्वाड में वो ऑलरेडी आ चुके हैं। अमेरिका अपनी इस एक्सपेंशन का तनाज़े को डेफिनेटली हिंदुस्तान तक लेके जाएगा, और हिंदुस्तान के पानी में अमेरिका के नेटो के नेवल बेसिस डेफिनेटली अब अपनी तौसी पसंदी और जारहाना पॉलिसीज़ को जारी रखेंगी। मसला ये है कि हिंदुस्तान के थिंक टैंक
जब चीन हिंदुस्तान को अमेरिकी यूरोपीय अज़ाइम जो उसके साउथ हिंदुस्तान को चीन के खिलाफ इस्तेमाल करने के हैं, चीन उन खदशात के पेश नज़र मामलात का सुलझाव चाहता है। तो क्यों हिंदुस्तान सुलझाव के बजाय तसादम की राह पे चल पड़ा है? मसला यह है कि हिंदुस्तान चीन को अपनी निगाह से नहीं देख रहा, बल्कि ग्लोबल साउथ या नेटो की या अमेरिका की निगाह से चीन को देखता है। जिस दिन हिंदुस्तान के थिंक टैंक्स ने चीन को हिंदुस्तानी निगाह से देखना शुरू किया तो ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन हिंदुस्तानी निगाह से देखने का मतलब ये होगा कि हिंदुस्तान अपनी 75 साल तारीख जो एक इंडिपेंडेंट नॉन अलाई वाली पोजीशन है उसको आगे लेके जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि इन दिनों में मोदी के पैदर पे अमरीकी दौरे और अमरीकियों के हिंदुस्तानी दौरे, ये एक दूसरे पर डिपेंडेंसी इतनी बढ़ा दी है इन्होंने, और मोदी के आइंदा जितने भी इक्विपमेंट हैं अपनी मिलिट्री के लिए या डिफेंस के, वो सारे अमेरिका से ख़रीदने के चक्कर में हैं। मतलब हिंदुस्तान ने तय कर लिया है कि उसका मुस्तकबिल अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ है, अमेरिकी टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है। और जब आप अमेरिका पे डिपेंडेंसी की प्लानिंग कर चुके हैं और अपना पैसा और अपनी तवज्जो जो है वो आप अमेरिका के नज़र कर चुके हैं, तो ये बात तयशुदा है कि आप नेटो की मेंबरशिप डेफिनेटली लेंगे और नेटो का जो नेवल फ्लीट होगा वो हिंदुस्तान के नेवल बेसिस पे पार्क होगा। नतीजतन हिंदुस्तान एक वाज़ेह तौर पर चीन के खिलाफ महाजराई का हिस्सा बन जाएगा। ये वो महाजराई है जो हिंदुस्तान बिल्कुल अफोर्ड नहीं करता और उसे करना भी नहीं चाहिए। हम देखते हैं कि जब प्रेसिडेंट जी अक़वाम मुत्तहिदा में BRI के प्रोग्राम की, अपने अज़ाइम की, अपनी नेक्स्ट पॉलिसी की डिटेल्स यूनाइटेड नेशन पर शेयर कर रहे थे और दुनिया के ममालिक को सड़क, कारोबार, बाहिमी तरक्की, बाहिमी शराकतदारी और एक दूसरे पर डिपेंडेंसी का फार्मूला रोशनास करा रहे थे, जिसको उन्होंने BRI कहा कि हम सड़कों से कनेक्ट होंगे, एक दूसरे के साथ कारोबार करेंगे और कोई मुल्क अकेला तरक्की नहीं करेगा, बल्कि सब ये तरक्की शराकतदारी की बुनियादों पे होगी और सिक्योरिटी जो होगी वो बाहिमी होगी, एक दूसरे के साथ मिलकर होगी। जब वो इस चीज़ को रोशनास करा रहे थे तो उन दिनों ओबामा साहब डिगो गार्सिया और फिलिपीन से अपने तमाम तर जंगी साजो सामान को पैक करके अबू धाबी में मुंतकिल कर रहे थे। नतीजा साफ जाहिर है कि अमेरिका जिसकी पॉलिसी, जिसका वॉर और वेपनरी की इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जब चलते हैं तो वो जंग की बुनियाद पे चलते हैं। देखें, कहा जाता है कि जब यूरोप और अमेरिका का बच्चा KFC और मैकडोनल्ड पेट भर के खाता है तो उस लम्हे में अमेरिका और यूरोप के बने हुआ एक बम यमन, शाम, अफगानिस्तान, इराक में किसी घर पे गिर रहा होता है। और जब तक ये बम नहीं गिरेगा अमेरिका में खुशहाली नहीं आएगी। यही वजह है कि जब चीन बाहिमी शराकत के निज़ाम को मुतारिफ़ करा रहा था, अमेरिका अपने 60% असले को एशिया में मुंतकिल कर रहा था। मतलब अमेरिका की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अमन है। बढ़ता हुआ अमन उसकी सुकड़ती हुई कारोबारी साख है। अभी रिसेंटली हमने इनके पैसिफिक कमांड में अमेरिकी जनरल हैं सैमुअल, उन्होंने कहा कि हम 9000 मील चाइनीज़ समंदर में अपनी भरपूर ताकत, अपने मिसाइल्स, अपने थॉट, अपनी कंप्यूटिंग, अपने वॉरफेयर्स के साथ, अपनी भरपूर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ चाइना को दावत दे रहे हैं। और चाइना के मामले में ये अभी भी जानते हैं कि अमेरिका को अभी भी जंगी महारत में कुछ बर्तरी हासिल है। लेकिन देखना यह है कि चाइना महज इस वजह से जंगों से इज्तनाब कर रहा है कि वो टेक्नोलॉजी में निस्बतन पीछे है, या वो अपने नज़रियाती वजूद की हिफाजत कर रहा है कि जंगों से परहेज़ और कारोबार में इजाफ़ा ही उसकी असल मजबूती है, असल उसकी ताकत है। अमरीकी अपने हवारियों के साथ चढ़ दौड़े हैं इस वक्त चाइना के ऊपर और मुख्तलिफ एरियाज़ में उनको पंप कर रहे हैं। और ये पंपिंग यकीनन एक दिन एक बहुत बड़ी जंग में तब्दील होने वाली है। और ये जंग उस वक्त तक नहीं खड़ी होने वाली जब तक कि हिंदुस्तान, जो कि बतदरीज
अमेरिकी अज़ाइम को मेज़बानी बख्शने वाला है, यकीनी तौर पर सामने आ जाएगा और वो सूरत हाल पैदा हो जाएगी, तब अमेरिका के लिए बहुत आसान होगा कि वो कि नॉर्थ के वॉर थिएटर के बाद साउथ में भी एक नए थिएटर की बुनियाद रखते और जंगें और जंगों से होने वाली तबाहियाँ, हलाकतें ही दरअसल अमेरिकी मिजाज है। इसी सूरत हाल में अमेरिका तरक्की करता है और आगे बढ़ता है। अब देखना ये है कि मोदी इस सारी अमेरिकी और यूरोपी और नेटो की बढ़ती हुई एक्सपेंशन का हिस्सा बन के ख़ित्ते के लिए तबाही का बायस बनते हैं और ख़ुद हिंदुस्तान के लिए यकीनी तौर पर, या वो अकल से काम लेते हैं और अंधाधुंध पेशकदमी के बजाय ठहर कर रुक कर इन मामलात को, अपने आप को, अपनी सियासत को डिटैच करते हैं। लेकिन 2024 के इलेक्शन तक जो सूरत हाल हमें नज़र आ रही है वो कोई हौसला अफजा नहीं है और मोदी के नाअहल एडवाइज़र्स मोदी को एक तरफ झोंके जा रहे हैं और ये मखासमत की, तसादुम की और जंग की तरफ झोंक रहे हैं और यकीनी तौर पर कोई भी मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता और हिंदुस्तान और चीन तो बिल्कुल ही नहीं हो सकते, क्योंकि ये कोई मुकाबला ही नहीं है। हम बात करेंगे इसी मौजू पर मज़ीद। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।